कुछ देर बाद रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन उस रात वंश को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में वही लॉकेट था जो कियारा ने उसे दिया था। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखें फिर से नम हो चुकी थी। वह धीरे से उस लॉकेट को छू रहा था, जैसे उसके जरिए कियारा को महसूस करना चाहता हो। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। तो मेरा अंदाजा सही था। वंश बिना पीछे मुड़े हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि कौन आया है। पीछे आर्यमान खड़ा था। वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसके बगल में खड़ा होकर बोला, उस तीसरी लड़की से प्यार हो गया है तुझे? कुछ पल तक वंश चुप रहा। फिर उसने धीरे से आंखें बंद की और हल्की आवाज में बोला, हाँ। उस एक शब्द में जितना प्यार था, उतना ही दर्द भी। आर्यमान कुछ पल तक चुपचाप वंश को देखता रहा। फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो उसे यहाँ क्यों नहीं ले आता? माँ से बात करेंगे, उसके लिए विवाह का प्रस्ताव भेज देंगे। वंश की आंखें कुछ पल के लिए चमकी, लेकिन अगले ही पल वह फिर शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, उसकी शादी की बात चल रही है। यह सुनते ही आर्यमान का चेहरा गंभीर हो गया। तभी वंश की आंखों में अचानक वही जिद उतर आई। वह बोला, लेकिन मैं वो शादी होने नहीं दूंगा। उसकी शादी वाले दिन ही जाकर उसे ले आऊंगा। आर्यमान कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ठीक है, तब तक ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। वंश ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर माहौल हल्का करने के लिए आर्यमान अचानक मुस्कुराया। वह शरारती आवाज में बोला, वैसे तुम दोनों के बीच चुंबन हुआ क्या? यह सुनकर पहली बार वंश थोड़ा असहज हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने सीधा जवाब दिया, सब कुछ हो चुका है। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। आर्यमान की आंखें पूरी खुल गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरानी से वंश को देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या बोले। वह कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन तब तक वंश आराम से बोल चुका था, शुभ रात्रि, और जाकर बिस्तर पर लेट गया। आर्यमान अब भी उसी हालत में खड़ा था। फिर उसने धीरे से खुद से कहा, ये 2 महीने में हुआ क्या था आखिर? लेकिन बाद में पूछने का सोचकर वह भी सोने चला गया। वहीं दूसरी ओर अब सुबह हो चुकी थी। कियारा की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन जैसे ही वह उठी, उसके पूरे शरीर और सिर में दर्द होने लगा। कल रात की हर बात उसके मन में वापस आने लगी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया, लेकिन अभी उसे खुद को संभालना था, इरा और वान्या के लिए। कियारा धीरे धीरे उठी, फिर स्नान करके तैयार हुई और इरा वान्या के कमरे की तरफ गई। वहां पहुंचकर उसने देखा, दोनों चुपचाप उदास बैठी थी। शायद उन्हें अब भी वंश के जाने का दुख था। कियारा उनके पास बैठ गई। उसने दोनों को समझाया, उनसे बातें की और किसी तरह दोनों को थोड़ा सामान्य किया। तभी नीचे से रोशनी की आवाज आई, तीनों नीचे आ जाओ। फिर तीनों नीचे भोजन कक्ष में चली गईं। आज भोजन कक्ष में अजीब सी शांति थी। रोशनी ने जैसे ही तीनों को देखा, वह समझ गई कि क्या हुआ होगा। लेकिन तभी उसकी नजर कियारा पर पड़ी और अगले ही पल उसकी नजर कियारा की गर्दन पर रुक गई। वहां हल्का सा निशान था। रोशनी खुद एक स्त्री थी, इसलिए वह तुरंत समझ गई कि वह निशान कैसा था। और उसी पल उसे सब समझ आ गया। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। फिर अचानक उसने शांत आवाज में कहा, कियारा, परसों तुम्हारा जन्मदिन है और उसी दिन तुम्हारा विवाह भी होगा। यह सुनते ही कियारा का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। वान्या तुरंत बोल पड़ी, क्या? दीदी की शादी इतनी जल्दी क्यों? इरा भी तुरंत बोली, हाँ माँ, इतनी जल्दी क्या है? रोशनी की आवाज अचानक थोड़ी सख्त हो गई, आज तक तुम दोनों ने मेरे किसी फैसले पर सवाल नहीं किया, फिर आज क्यों? यह सुनते ही दोनों तुरंत चुप हो गई। तभी कियारा ने इशारे से दोनों को शांत रहने को कहा। फिर उसने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, ठीक है माँ। रोशनी कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द शायद सिर्फ वही समझ सकती थी। इसके बाद वह अपने पति के साथ वहां से चली गई और पीछे कियारा बस चुपचाप खड़ी रह गई। रोशनी के जाने के बाद कुछ पल तक भोजन कक्ष में पूरी खामोशी छाई रही। कियारा बस नीचे देखे खड़ी थी। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, परसों तुम्हारा विवाह होगा। उसका दिल जैसे अंदर से टूट गया था। फिर अचानक वह बिना कुछ बोले वहां से उठी और तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। वह धीरे धीरे दरवाजे से नीचे बैठ गई। उसके मन में बस वंश का चेहरा घूम रहा था, उसकी बातें, उसका स्पर्श, उसका वादा, मैं यह शादी नहीं होने दूंगा। लेकिन अब सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था। उधर इरा और वान्या भी तुरंत उसके कमरे के बाहर आ गई। वान्या ने दरवाजा खटखटाया, दीदी, दरवाजा खोलो ना। इरा भी बोली, कियारा, हमसे बात तो करो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों बार बार उसे बुलाती रहीं, लेकिन कियारा पूरी तरह चुप थी। आखिरकार काफी देर बाद दोनों उदास होकर वापस अपने कमरे में चली गईं। कमरे में आते ही वान्या परेशान होकर इधर उधर घूमने लगी। फिर अचानक बोली, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। इरा भी चुपचाप सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। उसकी आंखें हल्की चमक उठीं। वह तुरंत बोली, हम खुद नहीं जा सकते, लेकिन जुगनू तो जा सकता है ना। यह सुनते ही वान्या तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी शरारती मुस्कान आ गई। मतलब, हम जुगनू को चंद्रलोक भेजेंगे। इरा ने हल्का सा सिर हिलाया।
हाँ, वंश को यह बात पता चलनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल दोनों के चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान लौट आई। वहीं दूसरी ओर इरा और वान्या के मन में अब एक ही बात चल रही थी। किसी भी तरह वंश को यह खबर पहुंचानी होगी, क्योंकि अगर उसे कियारा की शादी के बारे में पता ही नहीं चला तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। पूरा महल सो चुका था। सिर्फ पहरेदार अपनी ड्यूटी पर थे। इसीलिए इरा और वान्या चुपके से महल के निचले हिस्से में पहुंची। वहां एक पुराना कक्ष था, जहां वर्षों पुराने नक्शे, दस्तावेज और इतिहास से जुड़ी चीजें रखी जाती थी। दोनों धीरे धीरे अंदर गईं और चंद्रलोक का रास्ता ढूंढने लगी। नक्शा ढूंढते ढूंढते अचानक वान्या की नजर एक बहुत पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसने तस्वीर उठाई और हैरानी से उसे देखने लगी। तस्वीर में 3 लड़कियां थी। उनमें से एक को तो वह तुरंत पहचान गई। अरे, ये तो माँ है। इरा भी उसके पास आ गई, लेकिन बाकी 2 लड़कियों को वे दोनों नहीं पहचानती थी। तस्वीर काफी पुरानी थी। उसमें तीनों बहुत खुश दिखाई दे रही थी, जैसे बहुत अच्छी सहेलियां हों। वान्या ने कहा, ये दोनों कौन है? इरा ने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन अभी समय नहीं है। बाद में माँ से पूछेंगे। यह कहकर वान्या ने तस्वीर को मोड़कर अपनी पैंट की जेब में रख लिया। उसके बाद दोनों फिर नक्शे ढूंढने लगी। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें वह नक्शा मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। दोनों उसे फैलाकर देखने लगी, लेकिन नक्शा देखते ही उनकी उम्मीद थोड़ी कम हो गई, क्योंकि चंद्रलोक का रास्ता बहुत लंबा था। और तभी इरा बोली, जुगनू अकेला वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। वान्या ने भी नक्शे की तरफ देखा, फिर बोली, मतलब हमें भी उसके साथ जाना पड़ेगा। इरा ने सिर हिला दिया और बस उसी पल दोनों ने फैसला कर लिया। वे खुद चंद्रलोक जाएंगी, लेकिन बिना बताए जाने पर पूरा राज्य उन्हें ढूंढने लगेगा। इसलिए इरा ने एक उपाय सोचा। दोनों चुपके से रोशनी के कक्ष में गईं। रोशनी गहरी नींद में थी। इरा ने धीरे से उनका जादुई संदेश पट उठाया और उस पर एक संदेश छोड़ दिया। माँ, हम दोनों एक जरूरी जड़ी बूटी की तलाश में राज्य से बाहर जा रहे हैं। चिंता मत करना, जल्दी लौट आएंगे। इरा और वान्या संदेश छोड़कर दोनों वापस बाहर आ गईं। फिर जुगनू को साथ लिया और रात के अंधेरे में महल से निकल पड़ी। उधर कियारा अभी भी अपने कमरे में थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज चुकी थी। थकान और दर्द के कारण आखिरकार उसे नींद आ गई थी, लेकिन उसकी नींद भी शांत नहीं थी। हर सपने में उसे सिर्फ वंश दिखाई दे रहा था। और इस तरह किसी तरह वह रात भी बीत गई, जबकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इरा और वान्या का यह फैसला आने वाले दिनों में पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला था। वहीं दूसरी ओर आस्था को भी किसी तरह यह पता चल चुका था कि परसों नीलकमल का जन्मदिन है। आज तक भी किसी को यह नहीं पता था कि नीलकमल और कमल रानी के बीच का क्या संबंध है। सबको यही लगता था कि इन 5 कमल की गैंग में कमल रानी कभी भी बीच में नहीं आएगी। अब आगे यह खबर सुनते ही उसकी बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि इतने वर्षों से वह एक ही बात जानना चाहती थी। आखिर नीलकमल कहाँ है और उसका रोशनी से क्या संबंध है? उसे पूरा विश्वास था कि रोशनी और नीलकमल के बीच कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन वह कुछ और सोच पाती। उससे पहले ही उसका एक सेवक दौड़ता हुआ उसके कक्ष में आया। वह घबराया हुआ था। झुककर उसने कहा, महारानी, हमें पता चला है कि जंगल के बीच एक अदृश्य राज्य छिपा हुआ है, लेकिन वह वास्तव में कहाँ है यह पता नहीं चल पा रहा। यह सुनते ही आस्था की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत अपने स्थान से उठी और सीधे उस कक्ष की ओर बढ़ गई जहां काल कमल रखा हुआ था, क्योंकि अब उस अदृश्य राज्य का पता सिर्फ काल कमल ही लगा सकता था। काल कमल कोई साधारण कमल नहीं था। उसकी शक्ति लाल कमल से कम नहीं मानी जाती थी। फर्क सिर्फ इतना था, लाल कमल विनाश और शक्ति का प्रतीक था, जबकि काल कमल अंधकार और नियंत्रण का। आस्था काल कमल के सामने बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गई। धीरे धीरे काल कमल की काली आभा पूरे कक्ष में फैलने लगी। उधर इरा और वान्या लगातार चंद्रलोक की ओर बढ़ रही थी। उनके साथ जुगनू भी था। लंबी यात्रा के बाद अब वे चंद्रलोक के काफी करीब पहुंच चुकी थी। दूसरी ओर चंद्रलोक में वंश को भी अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, या शायद कहीं कुछ बहुत बुरा पहले से ही शुरू हो चुका हो। वह बार बार बेचैन होकर आसमान की ओर देख रहा था, लेकिन कारण उसे भी समझ नहीं आ रहा था। इधर पुष्पगढ़ में नया दिन शुरू हो चुका था। पूरा राज्य सजाया जा रहा था। हर तरफ चहल पहल थी। फूलों की सजावट, रंग बिरंगी रोशनियां, संगीत की तैयारियां, क्योंकि आज मेहंदी और संगीत का आयोजन था। रोशनी को इरा और वान्या का संदेश भी मिल चुका था, लेकिन उसने ज्यादा चिंता नहीं की, क्योंकि दोनों बहनें पहले भी कई बार जड़ी बूटियां लाने राज्य से बाहर जाती रहती थी। इसलिए वह फिर से तैयारियों में लग गई। लेकिन उसी समय आस्था को आखिरकार उस अदृश्य राज्य का स्थान पता चल गया। हालांकि वह अभी भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। राज्य की सुरक्षा उसे रोक रही थी। तब उसके मन में एक नया विचार आया। अगर वह राज्य के अंदर नहीं जा सकती, तो राज्य के किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकती है। और सबसे आसान लक्ष्य था कियारा, क्योंकि कियारा की रगों में रोशनी का ही रक्त बह रहा था। आस्था ने अपनी सारी शक्ति उसी दिशा में मोड़ दी। वह कियारा के मन तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कियारा का मन उस अंधकारमय प्रभाव को महसूस करने लगा। उसे बार बार अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसका सिर भारी होने लगा, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। और वहीं चंद्रलोक के बाहर इरा और वान्या अपनी मंजिल से बस कुछ ही दूर थी। वे आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उनके सामने एक विशाल जीव आकर खड़ा हो गया। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसने पूरा रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें लाल थीं,
और शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। वान्या आमतौर पर किसी भी जीव के सामने जाती तो वह जीव तुरंत उसके सामने झुक जाता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वह जीव उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में दर्द भी था और क्रोध भी, जैसे वह अपनी इच्छा से नहीं बल्कि किसी और के नियंत्रण में हो। इरा ने तुरंत फुसफुसाकर कहा, वान्या, कुछ गड़बड़ है। और तभी उस विशाल जीव की आंखों में काली चमक और तेज हो गई। वान्या ने उस विशाल जीव को ध्यान से देखा, फिर धीरे से इरा के कान में बोली, तू इसका ध्यान भटका। मैं पीछे जाकर अपनी शक्तियों से इसे काबू में करने की कोशिश करती हूँ। इरा ने हल्का सा सिर हिलाया। दोनों ने तुरंत अपना अपना काम शुरू कर दिया। वान्या धीरे धीरे उस जीव के पीछे जाने लगी, जबकि इरा सामने खड़ी होकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। कुछ पल तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे उस जीव को उनके पूरे योजना का पता चल गया हो। उसकी लाल आंखें और चमक उठी और अगले ही पल उसने सीधा इरा पर हमला कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि इरा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। विशाल पंजा उसकी ओर बढ़ चुका था, लेकिन तभी दो परछाइयां बिजली की गति से वहां पहुंची। उनमें से एक ने तुरंत वान्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। अचानक हुए इस झटके से दोनों संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। वान्या नीचे थी और वह लड़का उसके ऊपर। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। फिर जैसे ही दोनों को अपनी स्थिति का एहसास हुआ, वे तुरंत अलग हो गए। दूसरी ओर वह विशाल जीव इरा पर वार करने ही वाला था, लेकिन उसी समय एक दूसरा लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी शक्ति से उस विशाल जीव को हवा में उठा लिया। अगले ही पल उसने उसे पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। धड़ाम! वह विशाल जीव दूर जाकर जमीन पर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। लेकिन उस टक्कर की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि इरा भी संतुलन खो बैठी। वह गिरने ही वाली थी कि उस लड़के ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसकी बाहें इरा की कमर के चारों ओर आ गईं। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली, फिर उसने धीरे से इरा को सीधा खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही इरा की नजर उस लड़के के हाथ पर गई, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और अगले ही पल जिस हाथ से वह उसे पकड़े हुए था, इरा ने उसे झटके से हटा दिया। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही वान्या और दूसरा लड़का भी वहां आ गए। वान्या ने तुरंत इरा के पास आकर पूछा, आप ठीक हो ना? इरा ने गहरी सांस ली, फिर बोली, हाँ, मैं ठीक हूं। उधर वान्या के साथ आया लड़का मुस्कुराते हुए बोला, आर्यमान भैया, आप ठीक हैं? यह सुनकर इरा और वान्या दोनों की नजरें उसकी ओर गईं। तब उन्हें पता चला, जिसने इरा को बचाया था वह आर्यमान था और जो वान्या को खींचकर लाया था वह अग्निव था। कुछ पल की खामोशी के बाद वान्या ने दोनों भाइयों की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, आज अगर आप दोनों समय पर नहीं आते तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाती। सच में धन्यवाद। अग्निव तुरंत हंस पड़ा, धन्यवाद बाद में देना। पहले यह बताओ कि तुम दोनों चंद्रलोक के बाहर अकेली क्या कर रही हो? यह सुनते ही इरा और वान्या ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उन्हें याद आया वे यहाँ आखिर आई क्यों थी। इरा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वान्या ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको! यह कहकर वह उस विशाल जीव की ओर बढ़ गई। आर्यमान, अग्निव और इरा तीनों उसे हैरानी से देखने लगे। वान्या धीरे धीरे उस जीव के पास पहुंची, फिर उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उसके हाथ से हल्की हरी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे पूरे जीव के शरीर में फैल गई। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखों में चमक रही काली ऊर्जा गायब होने लगी और उसका शरीर भी शांत हो गया। फिर उस विशाल जीव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखों में पहले वाला क्रोध नहीं था। वह कुछ पल तक इधर उधर देखने लगा, फिर अचानक उसके चेहरे पर पछतावा आ गया। वह तुरंत झुक गया और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आप लोगों पर हमला नहीं करना चाहता था। किसी आस्था नाम की स्त्री ने मुझे अपने वश में कर लिया था। मैं अपने शरीर पर नियंत्रण ही नहीं रख पा रहा था। उसने इरा और वान्या दोनों से माफी मांगी, फिर एक बार झुककर प्रणाम किया और वहां से चला गया। उधर इरा का मुंह खुला का खुला रह गया था। वह लगातार वान्या को देख रही थी, जैसे उसे अपनी ही बहन पर विश्वास ना हो रहा हो। जैसे ही वान्या वापस आई, इरा तुरंत उसके पास पहुंच गई। ये कौन सी शक्ति थी? तूने किया क्या अभी? और ये तुझे कब से आता है? और वह और भी बहुत कुछ पूछने वाली थी, लेकिन तभी वान्या ने उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया और बोली, रुक जा मेरे तेज दौड़ने वाले चीते, सब बता दूंगी, लेकिन उससे पहले भाई से मिलकर सब बताना पड़ेगा, नहीं तो कियारा दी पूरी तरह टूट जाएंगी। यह कहते समय वान्या की आवाज में चिंता साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन वान्या यह सब कर तो रही थी, पर उसे कहां पता था कि उसकी ये मासूम हरकतें, उसकी बातें और उसका बेफिक्र स्वभाव किसी का दिल पहले ही चुरा चुके थे। अग्निव की नजर बार बार उसी पर जा रही थी और वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी आर्यमान ने गला साफ किया, क्योंकि अभी तक उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। वह बोला, एक मिनट, तुम दोनों आखिर हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनते ही वान्या तुरंत उछलती हुई बोली, मेरा नाम वान्या है। उसने फिर इरा की ओर इशारा किया, और ये इरा है। हम अपने भाई वंश से मिलना चाहते हैं। यह सुनते ही आर्यमान और अग्निव दोनों के चेहरे बदल गए। वे पहले ही वान्या और इरा नाम सुनकर चौंक गए थे, क्योंकि वंश अपनी कहानी में इन दोनों का जिक्र कर चुका था। और अब जब उनके मुंह से वंश का नाम भी निकल गया, तो दोनों भाइयों को समझते देर नहीं लगी कि ये कौन है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और लगभग उसी समय उनके मन में एक ही बात आई,
तो ये पुष्पगढ़ वाली इरा और वान्या है। लेकिन अग्निव अभी पूरी तरह यकीन करना चाहता था, इसलिए उसने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम दोनों पुष्पगढ़ से आई हो? यह सुनते ही इरा और वान्या कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सामने खड़े दोनों लोग सिर्फ साधारण व्यक्ति नहीं है,